अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक डीप इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अंदर? तो मैं कहूँगी कि ये टॉपिक आपके आगे आने वाले टॉपिक्स जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका बेस बनाएगा। अगर ये टॉपिक हम अच्छे से समझेंगे तो हमें हाइब्रिडाइजेशन और अच्छे से समझ में आएगा। और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना ही हमारा मोटिव होना चाहिए। हमें बस पढ़ते 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 बस क्या पढ़ लिया क्या निकल गया, कुछ ये नहीं हमें करना है, ठीक है ना। हमें एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है ताकि हम लोग हमारा बेसिक अच्छे से कर पाएँ। और जब बेसिक अच्छा होगा हमारे पास में तो हम लोग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये जो आज का टॉपिक है ये है द हिस्ट्री बिहाइंड, द रीज़न बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों हमारे पास में, ऐसा क्यों होता है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ता है। बेसिकली इसके पीछे का रीज़न है हमारी वीबीटी थ्योरी। ये वीबीटी थ्योरी ऐसा क्यों? देखिए, वीबीटी थ्योरी हमें बताया था, वीबीटी थ्योरी ने हमें बताया था कि हमारे पास में जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं किसी भी एटम के बीच में, दो एटम्स के बीच में, तीन एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन किसके कारण से होता है? ये फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही ओवरलैप करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि वीपीटी ने हमें कहा था कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग unpaired electrons form covalent bond। ये हमारी वीबीटी का स्टेटमेंट था कि भाई साहब आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो आपको ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करानी होगी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आगे समझ में। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास में लेट से एक एटम है, कोई भी एटम ले लो, लेट से हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दैट टू इन अनपेयर्ड स्टेट। मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन की तरह दिखा देती हूँ, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कुछ इस टाइप का इसका स्पिन है, ठीक है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। दूसरा हाइड्रोजन एटम लेते हैं, इसके पास में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के अंदर है, तभी बॉन्डिंग हो पाएगी, ठीक है। जब ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयरिंग कर लेंगे और क्या बनाएंगे? एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, एक पेयरिंग से एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दूसरी पेयरिंग से दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कितनी पेयरिंग होगी? यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह ये ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, एक कोवलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स थे इनके पास में जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था? तो वह हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, यानी कि इसके पास में एक एटॉमिक ऑर्बिटल था। अब मैं जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल बोलूंगी तब आपको यही समझना है कि मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ। सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि वही हमारी बॉन्डिंग में काम आएंगे। जो पेयर्ड है वो काम नहीं आएंगे, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मैं बात करूंगी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, इसके पास भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे एटम के पास होंगे उतना ही, यानी उतने ही कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन वो कर पाएगा। एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट था जिसमें इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाया। आई बात समझ में? अब इसको एज अ बेस लेके मैं आप लोगों को
समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मान लो मेरे पास में है एक कार्बन एटम, ठीक है, ये रहा मेरा कार्बन एटम, ठीक है। अब ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल है, ओके, वैलेंस शेल है इसका, ठीक है। अब मैं जानती हूँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो 1s2 2s2 2p के सब ऑर्बिटल्स निकालो बाहर, तो 2p के क्या होते हैं, 2px है ना, एंड 2py, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक 2px में गया होगा, एक 2py में गया होगा, और 2pz में कोई भी नहीं गया, ठीक है। सो बेसिकली इसका देखो हमारे पास में क्या है, 1s2 2s2 2px एंड 2py, यानी कि इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये रहे इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 है। 2p कैसे होता है, 2p ऐसे होगा ना, एक p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, ठीक है। तो 1 2 और इसमें खाली है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके पास, कार्बन के पास में। तो इसके ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एटम की वैलेंस शेल में घूम रहे होंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे घूम रहे, मान लो ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब ये एटम जिसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसके 2p ऑर्बिटल के अंदर, ये एटम जब दूसरे कार्बन एटम से जाके हमारे पास में बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी कि दूसरा कार्बन एटम यहाँ पे आ जाए, तो इसको निकालते हैं बाहर, मैंने साइड में लिख दिया, तो इसको बाहर निकालो यहाँ से, ठीक है, यहाँ बना देती हूँ, ये कार्बन एटम पहला, ठीक है, ये इसका वैलेंस शेल, ठीक है, और इसमें इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मैंने सुविधा के लिए इनको ऊपर ऊपर बना दिया, ठीक है। ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, इसके वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, सो लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो जब ये ओवरलैप होगा, सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये आपस में पेयर बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर बनाएंगे, और इसके कारण से इसके बीच में एक ये और एक ये, इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, देखो एक यहाँ पे पेयरिंग हुई तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक यहाँ पेयरिंग हुई तो एक यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 कार्बन एटम कितने बना रहा है, 2 बना रहा है। कार्बन के इससे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा क्या, ये बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दोनों इसने यूज़ कर लिए, अब ये ज़्यादा नहीं बना सकता बॉन्ड, यानी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई, क्या हुई, कार्बन की वैलेंसी 2। कैसा होता है, हम सब जानते हैं, हमने 10th से ही पढ़ा है कि कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एटम, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन जो है वो हम जानते हैं कि जब वो फॉर्मेशन करता है तो 4 दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है, यानी कि वो 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। पर आपने कहा था कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, और इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, तो वो बाकी के 2 बॉन्ड कहाँ से बना लेता है कार्बन, एक लॉजिकल क्वेश्चन हुआ ना कि वो 2 जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन कैसे बना पाता है, जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, तो इसने 2 और बॉन्ड भाई कहाँ से बना लिए, कौन सा इलेक्ट्रॉन लिया है, ये आइए ना, क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका आंसर दिया गया कि भाई आप जो देख रहे हो कि 1s2 2s2 2px1 2py1, यानी आप कह रहे हो कि p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल में इसके पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा नहीं होता है, होता ये है कि ये 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जाके 2p ऑर्बिटल का जो अगला वाला होगा ना 2pz जिसमें अभी 0 है, इसमें जाके एक्साइट हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1s2 2s1 2px1 तो था ही, 2py1 था ही,
और 2pz के पास में भी अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि इस 2s2 ने दिया है। सो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz के पास चला गया, तो 2s में एक रह गया, 2px में एक था ही, इसमें भी एक था, और 2pz में भी अब एक इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल गिनो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये 4 बॉन्ड अब बना सकता है। अब बना सकता है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो एक्साइट किया क्यों, एक्साइट इसलिए किया यहाँ से यहाँ पे क्योंकि इनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही ये बॉन्ड नहीं बनाता है। 2s2 जो ऑर्बिटल है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 2pz को दे देता है, जिस कारण से अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए आराम से 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन है, एक और डाउट है मेरा, वो ये है कि अगर ये 4 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, यानी 2s ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, 2px ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, 2py और 2pz, चलो ये तीनों जो है इनकी एनर्जी तो सेम है, ये तो तीनों 2p ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल की इन तीनों से एनर्जी थोड़ी अलग है, थोड़ी सी अलग है। ठीक है, सो ऐसा होना चाहिए कि 2s ऑर्बिटल आगे वाले 2s कार्बन की 2s ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहा होगा, है ना, यानी इसका ये 2s ऑर्बिटल आगे वाले कार्बन एटम के 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा और बॉन्ड बनाएगा। 2px से होगा, 2py से होगा, 2pz से होगा, इस तरह बॉन्डिंग होगी। सो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो उसके वो जो बॉन्ड बनाएगा, है ना, उसकी भी एनर्जी कम होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में, यानी कि लेट से ये एनर्जी जो है वो 2s ऑर्बिटल की कम है। ठीक है, अगले वाले उसकी एनर्जी भी कम होगी, यानी दूसरा जो कार्बन एटम होगा उसका 2s ऑर्बिटल भी इसी एनर्जी का होगा। ठीक है, तो दोनों जो बॉन्ड बनाएंगे इसकी एनर्जी कम होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल के बॉन्ड से। कुछ समझ आया? 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p ऑर्बिटल से कम होती है। सो 2s ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएगा उसकी एनर्जी भी 2p ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएगा उससे कम होगी। ये एक तो मेरा डाउट है, यानी कि एनर्जी में डिफरेंस होगा। कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे वो सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी। 2s ऑर्बिटल वाले की कम होगी, 2p वालों की ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता किया गया कि जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन सबकी एनर्जी सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। अब ऐसा क्यों है भाई, सबकी एनर्जी सेम कैसे हो सकती है? मतलब 2s ऑर्बिटल की एनर्जी तो कम होती है ना, 2p की ज़्यादा होती है, बॉन्ड की भी एनर्जी उसी पे डिपेंड करेगी। सो 2s ऑर्बिटल वाले बॉन्ड जो होंगे वो कम एनर्जी के होने चाहिए, 2p वाले ज़्यादा के होने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली सारे बॉन्ड्स की एनर्जी सेम होती है, यानी चाहे 2s बॉन्ड बना रहा है, 2p बॉन्ड बना रहे हैं, सबकी एनर्जी सेम होगी। अच्छा, इसका आंसर हम आपको थोड़ी देर में देंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे पास में जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। हम जानते हैं कि 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, px वाला x डायरेक्शन में होता है, y वाला y में होता है, z वाला z में होता है। ठीक है ना, एक्सिस जो होती है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस 1 2 3, ठीक है ना। अब इनमें से किसी को भी x y z ले लो, लेट से ये x है, ये y है और ये z है। सो x वाला इसके जैसा होगा, है ना, y वाला ऐसे होगा, इसके अलोंग होगा z एक्सिस के, और ये वाला जो है ये इसके अलोंग होगा। इस तरह से हमारे p ऑर्बिटल्स होते हैं। x वाला x के अलोंग बनता है, y वाला y के अलोंग बनता है, z वाला z के अलोंग बनता है। ठीक है, यानी ये वाले जो बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड भी जो होंगे ये आपस में 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि इनके ऑर्बिटल 90 डिग्री पे हैं। 90 डिग्री पर ही ये बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड की डायरेक्शन भी 90 डिग्री हो जाएगी एक दूसरे से। एक्स वाले का बॉन्ड अगर ऐसे है तो वाई वाले का ऐसे होगा, जेड वाले का ऐसे होगा, तीनों 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, और 2s ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहा है, चूंकि 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है इसलिए किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्सपेरिमेंटली सभी बॉन्ड्स की डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती कि आपके इनकी डायरेक्शन क्या है। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं, ये किसी भी डायरेक्शन में हो इस पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा बॉन्ड का डायरेक्शन। सो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाल दिए, अब इसका आंसर मुझे बताइए। सो आंसर आता है हमारे पास में हमारा
Hybridization. Yes, the hybridization is the concept to solve these two problems. प्रॉब्लम नंबर 1 कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कम थे, है ना, और बॉन्ड बना रहा था ज़्यादा, तो आपने कह दिया कि भाई वो एक्साइट हो जाते हैं और आगे वाले में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लेकिन आगे वाले में जा रहे हैं तो बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, बॉन्ड की एनर्जी सेम कैसे होती है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है हमारे पास में हमारा हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास में लेट से कि आपके पास में, अभी कार्बन का एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल, ठीक है, 1s 2s 2p। 1s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में आपने कहा कि पहले तो पेयर्ड होते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, p में चला जाता है, तो इसके पास एक रह जाता है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, यानी कि s के एक और p के 3, टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल हो गए हमारे पास में, जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये हमें कहता है कि ऐसे जो ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये चारों ऑर्बिटल, यहाँ पे 4 है हमारे पास में, 1 2 3 4 4, ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इनकी एनर्जी मिक्स हो जाएगी। बेसिकली क्या होगा, मान लो एक आदमी के पास 2 आम हैं, एक आदमी के पास 10 आम है, ठीक है, मैंने दोनों के आम लिए और मिला दिए, टोटल कितने आम हो गए मेरे पास में? 12 आम। अब उन 12 आमों को मुझे 4 बच्चों में बांटना है, 4 बच्चों में बांटना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इक्वली बांटूंगी। कैसे बांटूंगी? 1 को 3 दिए, 1 को 3 दिए, 1 को 3 दिए, 1 को 3 दिए। सो पहले मेरे पास में क्या थी? अनइक्वालिटी थी, 2 एक तरफ और 10 एक तरफ, है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, अब मेरे पास टोटल 12 आम हो गए हैं। और उन 12 आमों को मैंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि वो अब हर बच्चे के पास इक्वल अमाउंट ऑफ आम हैं। आ रही है बात समझ? वही चीज़ हाइब्रिडाइजेशन में होती है। क्या होता है, s ऑर्बिटल जो है हमारे पास में, ये 2s ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम है, 2p ऑर्बिटल की ज़्यादा है। सो ये दोनों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी हम लोग मिक्स कर देंगे। जैसे ही एनर्जी मिक्स हुई, अब एनर्जी पूरी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है हमारे पास में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गया है, कम वाली s की थी, ज़्यादा वाली p की थी, तो उनको कंबाइन कर दिया। अब हमारे पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4 ऑर्बिटल्स के अंदर। 4 ऑर्बिटल्स में क्यों? क्योंकि एक हमारे पास में s था, 2 हमारे पास में p थे, टोटल 4 ऑर्बिटल्स की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो मैं 4 नए ऑर्बिटल्स बना दूंगी जिनके अंदर मैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। वही एग्जाम्पल आम वाला, ठीक है, मुझे 4 बच्चों में आम डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो मैंने कम वाले आम और ज़्यादा वाले आम दोनों को मिक्स कर दिया और इक्वली 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी पहले मैंने मिक्स किया और फिर मैंने वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या किया मैंने? पहले मिक्स किया, फिर वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सेम काम मैं हाइब्रिडाइजेशन में कर रही हूँ। पहले मैंने एनर्जी को मिक्स किया और फिर मैंने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल अमाउंट। कैसे किया देखो, 2s ऑर्बिटल की कुछ एनर्जी रही होगी और 2p ऑर्बिटल की कुछ एनर्जी रही होगी, इस एनर्जी को हम लोग करेंगे मिक्स, ठीक है। अब हमें करनी है डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे भाई? वापस इन्हीं में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कोई फायदा ही नहीं बचेगा, वापस इसी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब हमें नए 4 ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 थे लेकिन अनइक्वालिटी थी, इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसकी एनर्जी कम थी। अब इन चारों को मिक्स करके, इन चारों की एनर्जी को मिक्स करके मैंने 4 नए ऑर्बिटल्स बना दिए। आई बात समझ में? यानी इन s और p को मैंने हाइब्रिडाइज कर दिया और 4 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर दिया। ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं sp3 ऑर्बिटल। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है। इसका नाम है sp3। क्यों sp3? 3 है p, 1 है s, तो sp3 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 sp3, ठीक है। अब देखो, इनकी एनर्जी तो अनइक्वल थी, s की कम थी, p की ज़्यादा थी,
लेकिन जब मैंने इनकी एनर्जी को हाइब्रिडाइज किया और वापस अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो मैं इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। यानी अगर इसके पास एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आई तो इसके पास भी एक्स, इसके पास भी एक्स, इसके पास भी एक्स, चारों के पास एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड थे तो 4 ही अनपेयर्ड रहेंगे, ये 4 अनपेयर्ड हो गए। अब ये जो ऑर्बिटल है मेरे कार्बन एटम के, समझो ये जो ऑर्बिटल है मेरे कार्बन एटम की, ये अब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये अब बॉन्ड बनाएंगे ले जाके। यानी कि अब जो हमारा दूसरा कार्बन एटम आएगा वो इनसे ओवरलैप नहीं करेगा, वो इनसे ओवरलैप करेगा। अरे ये बात समझ में। और उस कार्बन एटम में भी ऐसे ही 4 होंगे प्रेजेंट, ठीक है, और इसके पास भी ऐसे ही 4 प्रेजेंट है। तो इन चारों की एनर्जी चूंकि इक्वल है तो ये जब बॉन्ड बनाएंगे उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जो कि हमें चाहिए थी, जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली मिली थी। ठीक है ना। और साथ ही साथ में चूंकि चारों एक ही टाइप के ऑर्बिटल हैं, चारों की शेप भी एक जैसी होगी, इसी कारण से चारों बॉन्ड्स इक्वल टाइप के बनेंगे। आई बात समझ में। सो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। एनर्जी ली अनइक्वल की, उनको मिक्स किया और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 इक्वल ऑर्बिटल्स में। ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं ये कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अरे ये बात समझ में, ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था। हाइब्रिडाइजेशन को मैं अगले वीडियो में एकदम अच्छे से और समझा दूंगी। आज तो मैंने, मेरा मेन कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है आखिर, वो हमने समझा कि हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेरीज आई थी, कुछ डाउट्स थे जिनको क्लियर करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देना पड़ा। और ये कॉन्सेप्ट हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा पे एकदम फिट बैठा। ठीक है। सो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।